हेलो दोस्तों, मैं विवेक जायसवाल बीड़ा पहाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज बीद मुजाही की तरफ से आप लोग को फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम बात करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए। और बाकी जो भी आपको फिजिक्स में या अदरवाइज मैथ में जैसा भी रहेगा, माननीय रिस्पेक्टेड हमारे टीचर राजेश त्रिपाठी जो सीनियर टीचर है बीड़ा पहाड़ी के बच्चे जानते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज नाम यानी ये शब्द आया, इलेक्ट्रो से आया क्या? चार्ज। अब इसके बारे में बात करेंगे चार्ज क्या होता है। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बताया इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या होता है भाई? एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब स्थिर यानी रुका हुआ, और चार्ज का मतलब भाई आवेश। यानी बात यहां से निकल के क्या आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? स्थिर यानी रुका हुआ होता है। यानी जब भी चार्ज कहीं आपको मिले यानी आवेश, चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। यानी चार्ज जब कहीं पे रुका हुआ रहेगा, चार्ज अगर रुका हुआ है उसके बारे में आप अध्ययन करते हो, उसकी घटनाओं के बारे में जानते हो, ये जानकारी उस जो घटना होती है उसकी जानकारी आपको मिलती है, तो वह घटना क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। यानी स्थिर वैद्युतिकी में आप हमेशा चार्ज को रुका हुआ रहेगा उसके बारे में आप अध्ययन करोगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था में? स्थिर यानी रुके हुए अवस्था में आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। डिफिनीशन आप लोग नोट करना चाहो तो लिख लो क्या कि विद्युत की उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में, किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे कूलाम का नियम आगे अभी पढ़ेंगे। जैसे कूलाम का नियम, ये भी किसके अंतर्गत आता है? स्थिर विद्युत। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो कि स्थिर विद्युत में क्या क्या बताया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र, और क्या बताया जा सकता है? वैद्युत विभव, और भी है बहुत सारे, एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग परिभाषा हमारे साथ लिख लिए होंगे, नहीं वीडियो बैकअप करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है यानी चार्ज क्या होता है? चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में हमने बताया कि स्थिर वैद्युतिकी किसके कहते हैं? जिसमें आवेश आपका कैसा हो? रुके हुए आवेश के बारे में और आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करोगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्थिर वैद्युतिकी। आवेश क्या होती है यानी चार्ज क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से बात को समझना। एक वैज्ञानिक थे थैलासा मिलेटस, वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, यह एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था। विकिपीडिया पे आप इनका बायोडाटा पढ़ सकते हो। तो थैलासा मिलेटस भाई साहब ने क्या किया था? एक एम्बर लिया था और एक क्या लिया था? फर। अच्छा, इनके दिमाग में कैसे आया, आवेश कैसे लाए? तो पहले के जमाने में आज मानो लोग पत्थर से पत्थर को रगड़ के चिंगारी निकालते थे, वहां से इन्होंने सीख लेकर क्या किया कि एक फर लिया और एक एम्बर। एम्बर क्या होते हैं, फर क्या होते हैं, हम आपको बताते हैं। एम्बर आप लोग जानते होंगे, एम्बर को लिया और किसको लिया? फर। एम्बर क्या होता है और फर क्या होता है? जानवर की खाल जैसे कैट यानी बिल्ली की खाल या रेशेदार कपड़े, एम्बर हो गया। और फर। और एम्बर क्या होता है? जेमस्टोन पत्थर जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। जैसे मैं रिंग पहना हूं, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो पत्थर इसको भी जेमस्टोन बोलते थे। तो ऐसे पत्थरों को इन्होंने खाल पे क्या किया? रगड़ा। जब खाल पे रगड़ा तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया? चार्ज। तो इसको कौन बताया था?
थैलस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले बताया था। आवेश की खोज बहुत समय पहले इन्होंने क्या बताया था कि खाल यानी फर और एम्बर यानी जेमस्टोन पत्थर को रगड़कर आवेश के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आवेश की खोज सबसे पहले कौन किया था? थैलस ऑफ मिलेटस। कौन किया था? थैलस ऑफ मिलेटस। थैलस ऑफ मिलेटस भाई साहब ने क्या किया था? आवेश की खोज किया था। बहुत टाइम पहले इन्होंने किया था। इन्होंने कैसे खोज किया था? एम्बर को लिया था और फर को लिया था। एम्बर जैसा एक कपड़े जैसा रहेगा खाल, उस पर जेमस्टोन यानी पत्थर को रगड़ के इन्होंने आवेश के बारे में बताया था। अच्छा, आवेश की परिभाषा अगर हम लोग बताना चाहें तो क्या होगा? आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश की डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आवेश एक वस्तु का, आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से, आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र, जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो डिफिनीशन लिखा है इसको हम लोग बात करते हैं। यानी आवेश को बताया कौन? थैलस ऑफ मिलेटस ने। क्या किया? एम्बर और फर को आपस में रगड़ा तो जैसे घर्षण हुआ, घर्षण से क्या उत्पन्न हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। कौन बताया? थैलस ऑफ मिलेटस ने। तो परिभाषा क्या बनती है? आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आगे भी इसी टॉपिक में आपको मिलेगा। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं आवेश के बारे में। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे पास मॉस है। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पे खड़े हैं तो हम किसका अनुभव करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का हम अनुभव कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? द्रव्यमान है। ऐसे पृथ्वी भी क्या करती है कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास भी क्या है? द्रव्यमान। तो आप एक कह सकते हो कि अगर द्रव्यमान है तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय क्षेत्र है तो फिर क्या है? द्रव्यमान है। ठीक वैसे ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है तो अगर हम कहें, जैसा यहाँ पे बताया कि द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय क्षेत्र, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र है या गुरुत्वाकर्षण बल है तो द्रव्यमान होगा। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर आवेश है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा और क्या होगा भाई? वैद्युत क्षेत्र। और अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पे क्या किया जाएगा? आवेश उत्पन्न होगा। यानी आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा और अगर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है तो वह आवेश उत्पन्न करेगा। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण बल से हम द्रव्यमान का अनुभव करते हैं। ठीक है, आपको बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं आवेश की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्या? आवेश की संकल्पना। अगली हेडिंग हमारी होगी आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना में आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आवेश की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है?
आवेश की जो संकल्पना वो क्या होती है, किसके आधार पर दिया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको बताया कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की संकल्पना के बारे में बताया था कि आवेश की जो संकल्पना है उसको किस प्रकार से दिया गया, क्या उसके कंडीशन है, क्या घटनाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आपको एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं आवेश की संकल्पना। आप लोग जानते हो सोडियम परमाणु, जानते हो क्या जानते हो? सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कहा जाए, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, क्या निकाला जाए? सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हो सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो क्या होगा बोलो? 2, 8 और 1। यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए दो कंडीशन है। एक तो 7 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाए, या तो ये क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन ये पा जाए तो अष्टक पूरा होगा। भाई अष्टक पूरा करने के लिए दो कंडीशन है, लेकिन सरल हमको क्या लग रहा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया जाए, चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर ये सोडियम त्याग कर दे तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसके पास कितने परमाणु बचे? भाई 1 चला जाएगा तो 11 था, तो बचेगा क्या? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? 2, 8। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हमने बताया? 2, 8 और 1। तो यानी ये सोडियम परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन से चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाए तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इस पर कितने चार्ज आए? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे कितना परमाणु बचा? 10। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 8। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी? एक चीज आपको दूसरे तरीके से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी भाई? 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। यानी सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11। अब सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाना ही क्या पड़ेगा? सही पड़ेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसमें इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, 8। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कितनी संख्या होगी यहाँ पे? सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक त्याग दिया है तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, क्या बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी भाई? प्रोटॉन की संख्या में चेंजिंग नहीं होती है, कितना रहेगा? 11। कौन ज्यादा है? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है 10। क्यों? क्योंकि सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की कमी है? 1 की कमी। तो यानी इस पर क्या बनेगा? +1। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी किसी परमाणु पर, उस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। तो यानी इलेक्ट्रॉन का अगर कोई त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। बात नहीं समझ में आई तो फिर से बताएं। सोडियम परमाणु है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11। अब इसको अष्टक पूरा करने की या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो सोडियम परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 2, 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। लेकिन इस सोडियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यहाँ तो 11 थी, 1 चला गया इस सोडियम से, तो 1 चला गया तो भाई इस पर कम हो जाएगी, कितना बचेगा? 10। प्रोटॉन 11,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी नहीं है, और किसमें कमी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में। कितने कमी, 1 की, तो 1 की कमी है तो +1, अगर 2 की कमी होती तो +2, यानी इस पर 2 धनावेश होता। इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना का मतलब, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कौन सा आवेश, धनावेश। एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, क्लोरीन है। क्लोरीन का रेस करते हैं, इधर बताते हैं आप लोग को। ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, 2, 8, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बोलो, 17 होगी। कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 17। अब इसके बाहरी कक्षा में 7 है, यानी अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अच्छा पड़ेगा कि दान देना। अगर 7 दान देगा तो दिक्कत है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले इसका काम हो जाएगा। तो यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, Cl, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, 2, 8, 7 था, अब हो जाएगा 2, 8, 8। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी यहाँ पे क्या हो गई, पूरी हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जोड़ो, 8, 8, 16, 2, 18। प्रोटॉन की संख्या में चेंजिंग नहीं होती, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, 17 ही रहेगी। कौन अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। कितने से अधिक है, पहले 17 थी अब 18 है, 1 से अधिक है तो यानी इस पर क्या है, -1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कोई भी परमाणु हो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो उस पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कौन सा आवेश है, ऋणावेश। क्यों ऋणावेश है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। तो यानी क्या यहाँ सीखने को मिला, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन कमी आएगी उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या बोलेंगे, धनावेश। इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उतना उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। और इस पर अब यहाँ पे धनावेश को प्लस से और ऋणावेश को माइनस से, इसको कौन बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या किया, बताया। तो यहाँ से बात 2 निष्कर्ष निकल के आती है आवेश की संकल्पना से कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश। धन आवेश वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धन आवेश। जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने यानी ग्रहण करने की क्षमता होती है जिसको क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। जैसे क्लोरीन कौन सा आवेश यहाँ पे है, ऋण आवेश, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता थी। या सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। शॉर्ट में आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, धन आवेश। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसे यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। और अगर ऋण आवेश आए तो क्या बोलेंगे, ऋण आवेश आए तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यानी जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या किसी दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस वस्तु पर, तो उसको कौन सा आवेश बोला जाता है, ऋण आवेश कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आवेश तो बता दिया हमने, अब सजातीय और विजातीय आवेश क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। जैसा एक न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, इसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके पास क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे Np बराबर Me,
यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर है, तो यानी ये कौन सा वस्तु कैसा है, उदासीन है। ठीक है, अब ये एक मान लीजिए नाभिक लिया, नाभिक में क्या पाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसके पास कितने आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। अब एक हमने और नाभिक लिया, इस नाभिक में क्या मिला, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, यानी एक उदासीन वस्तु नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था। यहाँ पे हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ भी हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिया। अब यहां से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया एक, 10 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पहले से ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बोलो भाई 11। पहले कितना था 10, पहले कितना था 10, अब कितना है 9, अब कितना है 11, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ किसकी अधिकता है। अब देखो प्रोटॉन की संख्या नहीं चेंज होती, प्रोटॉन यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यानी Np ग्रेटर देन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यानी यहाँ पे किसकी कमी हुई है, बोलो, पहले 10 इलेक्ट्रॉन थी, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, यानी किसकी कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जब कभी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां कौन सा आवेश होता है, बोलो भाई धनावेश। संभवतः इससे और आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई 10 प्रोटॉन यहाँ 10 यहाँ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने, 11, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पे कौन सा आवेश होता है, वहां पे होता है ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। यानी आप ध्यान से देख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है तो ऋण आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो यानी धन आवेश। इससे और आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो धन आवेश को प्लस से, ऋण आवेश को माइनस से कौन बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। आपको हम बात करते हैं आवेशों के बारे में कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बताया हमने, धन आवेश और ऋण आवेश। परिभाषा आपको बोला गया है, कोई वस्तु धनावेशित तब होती है जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और ऋणावेश की परिभाषा, ऋणावेश की लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कोई वस्तु ऋणावेशित तब होती है जब उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु से, यानी जैसे इससे अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। कहीं पे नोट करके आप लिख सकते हो कि धनावेश को प्लस से, ऋणावेश को माइनस से, यानी ऋण चिन्ह से कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अब बात करते हैं हम सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब जो सेम जो अपने बिरादरी के हो सजातीय होते हैं, जो विपरीत के हो क्या हो, विजातीय आवेश। तो इसमें क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को समझते हैं। सजाती का मतलब जैसे धन और धन एक साथ, ऋण और ऋण एक साथ, ये कैसे आवेश है, ये सजातीय आवेश है। ये देखें एक दूसरे को कैसे प्रतिकर्षित करते हैं या कैसे आकर्षित करते हैं। ये मान लिया हमने एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू, और यहाँ पे भी हमने क्या लिया, प्लस क्यू। ये वाला क्यू इसको धक्का देगा और ये वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा। तो यानी इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। या अथवा करके आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे हमने एक प्लेट लिया, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है, धनावेश है, और एक यहाँ पे दूसरा प्लेट लिया हमने, इन दूसरे प्लेट पर भी कौन सा आवेश है, धनावेश है। ये दूसरा वाला प्लेट एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, यानी इसके बीच भी कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। अच्छा, दूसरे तरीके से आप
ऐसा नहीं कि ये धन आवेश है तो हुआ, ऋण आवेश पे भी हो सकता है। कैसे? ये माइनस क्यू है और ये भी क्या है, माइनस क्यू, ये भी तो सेम सेम है, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो यानी कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। यानी यहाँ आपको क्या सीखने का मिला? अच्छा, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, अपने से दूर भगाते हैं। क्या करते हैं? अपने से दूर भगाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन करते वक्त आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यानी इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। आप लोग नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट हम बताते हैं, विजातीय आवेश क्या होते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश का मतलब एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस हो, या एक माइनस हो, एक क्या कर सकते हो, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कौन सा आवेश हो गया, मान लें ये प्लस आवेश है और इस पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लेके आएंगे। क्या करेंगे, पास लेके आएंगे। ये भी इधर खींचेगा, ये भी खींचेगा, यानी इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा भाई, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच कौन सा बल आ रहा है, आकर्षण बल। यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरे भाषा में आप सीखना चाहो तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये हमने मान लिया ये माइनस चार्ज इधर है, प्लस माइनस इधर उधर किधर भी लिख सकते हो, चलेगा। ये क्या है, प्लस है। अब देखो ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, माइनस वाला प्लस को, प्लस वाला माइनस की तरफ, यानी इनके बीच कौन सा बल है, आकर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है भाई, आकर्षण बल। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लोग बताएंगे आवेश के अगले टॉपिक में आप लोग जब आएंगे तो इसके आगे हम बात करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जब बीड़ा पाड़ी के बच्चे जो पाएंगे, अपने साथ के जो संपर्क के बच्चे हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ऑनलाइन वो हम लोगों से क्या करें, जुड़ सकें, क्योंकि विद्यालय के मैनेजमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे तरीके से मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जैसा भी रहे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।